हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आज फिर हम कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना है और सभी क्वेश्चंस को हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। ओके, लास्ट में आप मुझे बताना ना भूलें कि आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए, कितने आपने अच्छे से टिक किए। ओके, क्या स्कोर आपने किया मुझे जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको एक प्रश्न कैसे लगी। ओके, ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से फास्टली मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन 3 इक्वल रेजिस्टर्स, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड। ओके, लेट्स से यहां पर हमारे पास 3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, यानी उनका रेजिस्टेंस इक्वल है। तो हम इन 3 इक्वल रेजिस्टर्स से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो जल्दी से यहां पर आप सोचिए कि 3 रेजिस्टर से हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी नेट रेजिस्टेंस हम डिफरेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम तीनों को सीरीज में लगा सकते हैं, तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरे में हम 2 को सीरीज में लगाकर थर्ड वन को उनके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम 2 को पैरेलल में लगाकर थर्ड को उनके साथ सीरीज में लगा सकते हैं, या फिर हम तीनों को पैरेलल में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं 3 रेजिस्टर्स से। तो ऑप्शंस क्या होगा बेटा, यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा बच्चों। यहां पर 4, यानी वी कैन मेक 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बाय यूजिंग 3 रेजिस्टर्स। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शोज करंट इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द वैल्यू ऑफ आई इज गिवन बाय। ऑप्शंस देख लीजिए, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमें दिया हुआ है। ओके, देखेंगे आप यहां से 4 एम्पियर आया, यहां से 2.5 एम्पियर आया, राइट। इसी तरह आगे फिर 1 एम्पियर इधर चला गया, कुछ करंट आगे गया, फिर आगे कुछ इधर चला गया, फिर इस तरीके से 2 भागों में फिर आगे जाके डिवाइड हुआ। तो हमें ये जो आई है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि आई की वैल्यू क्या होगी, कितना करंट यहां से जाएगा, इधर जाएगा। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 3.8 एम्पियर, 3.4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6.5 एम्पियर। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो यहां पर आप किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। देखिए, इधर से 4 एम्पियर आया, इधर से 2.5 एम्पियर आया। जब इस नोड पर पहुंचेगा तो देखिए, करंट ना तो नोड पर सिंक होता है, ना ही सोर्स होता है। जितना इधर से आया इतना इधर से आया, उतना ही आगे से जाएगा, यानी इन दोनों का सम होगा। तो 4 + 2.5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर हो जाएगा 6.5 एम्पियर। अब इस 6.5 एम्पियर इधर जाएगा, और उसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो आगे कितना जाएगा, आगे जाएगा 5.5 एम्पियर, राइट। अभी 5.5 एम्पियर में से 0.5 एम्पियर इधर चला गया, देख रहे हैं आप, 0.5 एम्पियर आगे चला गया है। तो इधर कितना इधर जाएगा, इधर जाएगा 5 एम्पियर। ओके, अब 5 एम्पियर में से 1.2 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, 5 - 1.2 एम्पियर। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3.8 एम्पियर। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा बच्चों, 3.8 एम्पियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज। देखिए, यहां पर ए और सी टर्मिनल के बीच में हमें नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है। यहां पर 4 रेजिस्टर्स जो हैं, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये ब्रिज बैलेंस है। अगर बैलेंस्ड है तो उस केस में ये जो आर रजिस्टर होगा बीच में, ये जो आर रजिस्टर होगा, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देख लेते हैं, अगर ये पी है, इसको हम क्यू मान लेते हैं, और ये आर, और ये हो जाता है बच्चों एस, ये हो जाता है एस। तो अगर P/Q = R/S होगा अगर, तो देन उस केस में हम बीच वाले रेजिस्टर को हटा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब यहां से कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा बैलेंस कंडीशन में, तो ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस में इंक्लूड नहीं होगा। तो देख लेते हैं, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 2R/R = 2R/R। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, तो उस केस में ये हो गया बैलेंस। तो यहां से हम क्या करेंगे, R को हटा देंगे। तो अब R को हटाएंगे तो देखिए, ऊपर 2R आ गया है और इधर R आ गया है, दोनों सीरीज में हो गए। नीचे फिर 2R और ये R सीरीज में हो गए हैं, राइट। इधर हो गया है टर्मिनल A और इधर हो गया है C। तो ये हुआ 2R और ये हुआ बच्चों R, ये हुआ 2R और ये हुआ R। तो ऊपर नेट कितना हो गया, देखिए ऊपर नेट हो गया 3R, क्योंकि 2R + R कितना हो गया 3R। नीचे भी कितना हो गया बच्चों, नीचे भी हो गया नेट 3R। अब 3R और 3R पैरेलल में है, तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा नेट, वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 3R × 3R/3R + 3R। तो कितना होगा ये 9R² / 6R। तो ये हो गया स्टूडेंट्स
3/2r। ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो हमें देख लेना होगा कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या ये बैलेंस है? अगर बैलेंस है तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा, मिड वाली आर्म को इसको हटा देना होगा, तो ऊपर दोनों सीरीज में हो जाएंगे, नीचे दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा बच्चों 3/2r। सो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अगर P/Q और R/S के इक्वल नहीं है अगर, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द सर्किट बिलो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अगर ये P है और बच्चों ये Q है और ये R है और ये S है, तो अभी आप देखेंगे P/Q इज नॉट इक्वल टू R/S, क्योंकि P/Q है बच्चों 2R/R। ओके, और R/S है बच्चों R/2R। तो ये हो गया 2/1 और ये हो गया 1/2, तो इक्वल नहीं है। तो उस केस में आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है? उस केस में या तो आप इसमें किरचॉफ रूल लगाएंगे। अब किरचॉफ रूल लगाएंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर एक चीज देख लेनी है। तो आप ध्यान से देखें, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से ये देखें कि भाई अगर यहाँ पर R हैं तीनों, देखिए यहाँ से ये है R। ओके, यानी सेम है, इक्वल है तीनों, और ये है 2R और ये भी है 2R। तो यानी इसको हम मान लें अगर R1 कि यहाँ पर भी R1 है, यहाँ पर भी R1 है और यहाँ पर भी R1 है, और ये हो गया बच्चों R2, यानी R2 है 2R और R2 है यहाँ पर 2R। ओके, R1 है हमारे R। तो राइट, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लगाएंगे R इक्विवेलेंट निकालने का, यानी ए और सी के बीच में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, नोट कर लेंगे, R1 इंटू ब्रैकेट में होगा R1 प्लस 3R2 अपॉन R2 प्लस 3R1। राइट, अब आपको पता है आपने R1 क्या कंसीडर किया है और R2 क्या कंसीडर किया है। तो R1 कितना, R1 है बेटा R, तो अंदर भी R प्लस 3, और R2 है बेटा 2R, तो आप इसे ऐसे लिख लेंगे। नीचे हो जाएगा बेटा क्या, R2 कितना है, R2 है 2R और ये हो जाएगा 3R। राइट, इसको सॉल्व करिए, कितना होगा बच्चों, ये होगा R और ब्रैकेट में अंदर देखिए 3 to 6R और एक 7R, ये हो जाएगा अंदर 7R। राइट, और नीचे होगा 3 और 2 यानी 5R। तो R से R कैंसिल, कितना है स्टूडेंट्स, 7/5R। सो इस तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे किया हमने, आपको समझना होगा। अब मान लीजिए जैसे आपने देखा यहाँ पर ये R थे, तो ये R इधर ना होकर इधर भी हो सकते हैं। ओके, तो आपने देखना है कि आपका जो है ये कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूले कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ये फॉर्मूले होते हैं हमारे ऑब्टेन किरचॉफ जो आपके करंट रूल हैं और वोल्टेज रूल है, यानी फर्स्ट रूल है और सेकंड रूल है, वहीं से फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है। तो डायरेक्ट आप इसे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली आंसर फाइंड करने के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, सीधे सीधे में नजर आ रहा है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। राइट, तो कह रहे हैं अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो उस केस में आपको बताना है एक्स का मान क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स यहाँ पर कोई रेजिस्टर है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आपको एक्स का ही मान यहाँ पर जानना है, इसकी वैल्यू आपने जाननी है। तो अगर ये बैलेंस्ड है, तो अगर ये P है और ये पूरा टोटल ये है Q और ये है R और ये है S स्टूडेंट्स 40 ओम। राइट, तो अगर ये बैलेंस है तो कंडीशन मीट होगी, P/Q इक्वल्स टू R/S। राइट, P कितना है यहाँ पर, P है बच्चों 100 ओम, Q कितना है, Q है यहाँ पर देखिए दोनों पैरेलल में है X और 100, तो ये हो जाएगा बेटा 100x/100 प्लस x। आ रही है बात समझ में। R कितना है बच्चों, R है 200 और S है यहाँ पर 40 ओम। इसको सॉल्व करिए आप, देखिए ये हो जाएगा कितना 5। राइट, इसको हम आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा 100/100x और ये नीचे से ऊपर जाएगा प्रोडक्ट में, ये हो जाएगा बच्चों 100 प्लस x। राइट, इक्वल्स टू 5। यहां पर आप देखें 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 प्लस x इक्वल्स टू 5x। राइट, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 100 इक्वल्स टू 5x माइनस x, यानी 4x इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। 4x इक्वल्स टू अगर 100 है बच्चों, अगर 4x इक्वल्स टू 100 है तो x का मान क्या होगा बताइए जल्दी से। x का मान होगा 25 ओम। ओके, यानी 4 से आप 100 को डिवाइड कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी
25 ओम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा बच्चों, 25 ओम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इन द फिगर द पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड सी एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप, हमें यहाँ पर क्या बताना है। देखिए हमें यहाँ पर बताना है बी पॉइंट का पोटेंशियल, ओके, कि बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। हमें यहाँ पर सी पॉइंट का पोटेंशियल बताना है और यहाँ पर बतानी है सार की वैल्यू, यानी जो रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, ओके, इसकी वैल्यू में यहाँ पर बतानी है। तो चलिए पहले वीबी फाइंड करते हैं कि वीबी क्या होगा, यानी बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो आप देखिए ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट्स, ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा 0, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राउंडेड है, ओके, और ग्राउंड का पोटेंशियल हम 0 वोल्ट मानते हैं। तो वी ए हो गया 0 वोल्ट और वीबी लेट से हमने कहा यहाँ पर है वीबी, हमें नहीं पता, लेकिन आप ध्यान से देखें बी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 10 वोल्ट की सेल कनेक्टेड है, राइट। तो यहां पर वीबी और वीए का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी वीबी माइनस वीए कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी पॉइंट एंड ए पॉइंट कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, ओके, कितना होगा स्टूडेंट्स, 10 वोल्ट। अब देखिए वीए कितना है, 0 है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, तो आपको वीबी कितना मिल जाएगा, वीबी मिल जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि वीए की वैल्यू हो गई 0। तो वीबी हो गया स्टूडेंट्स कितना, 10 वोल्ट। तो इसे आप लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया स्टूडेंट्स 10 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शंस में बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर ए और सी में 10 वोल्ट ऑप्शन में है। अब फाइंड करते हैं बच्चों वीसी की वैल्यू। तो अगेन वीडी कितना होगा, देखिए वीडी होगा 0, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राउंडेड है, तो ग्राउंड का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, तो वीडी हो गया 0 वोल्ट। अभी वीसी हमें फाइंड करना है, ओके। तो वीसी माइनस वीडी कितना होगा बच्चों, वीसी माइनस वीडी कितना होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 4 ओम के अक्रॉस, और 4 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करंट से कर दीजिए जितना वहां से फ्लो कर रहा है, यानी 4 × 1, ओके, कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 1, यानी वीसी हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। अभी देखिए वीडी तो 0 है और ये हो गया 4 × 1 यानी 4, तो वीसी की वैल्यू आ गई बच्चों 4 वोल्ट, यानी वीसी की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 4 वोल्ट। वीबी की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 10 वोल्ट, राइट। अभी देखिए यहाँ पर, तो आपने देखा यहाँ पर 10 वोल्ट 4 वोल्ट, 10 वोल्ट 4 वोल्ट, यानी इसका मतलब अभी हमें रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। रेजिस्टेंस फाइंड होने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि ऑप्शन ए होगा या सी होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सी का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल है 4 वोल्ट और यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बी और सी पॉइंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों बी और सी पॉइंट के बीच में, वो होगा वीबी माइनस वीसी, कितना होगा 10 - 4, यानी कितना है बच्चों 6 वोल्ट। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई अगर हम करंट से करें तो इक्वल किसके आना चाहिए, 6 वोल्ट के, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस है बी और सी के बीच में। तो यानी वी बी सी किसके इक्वल होगा, आर × 1 के इक्वल होगा। और वी बी सी कितना आया बच्चों, वी बी सी आया था हमारा कितना 6 वोल्ट, यानी बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया था 6 वोल्ट। तो यानी आर × 1 6 के इक्वल है, तो आर किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, यानी 6 ओम के इक्वल होगा। ओके, तो अभी हमें वैल्यूज मिल गई हैं, कितनी वैल्यूज आई 10 4 6। तो हाँ यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा बच्चों, 10 4 6, यानी 10 वोल्ट होगा बी का पोटेंशियल, 4 वोल्ट होगा सी का पोटेंशियल और 6 ओम होगा यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन फिगर इज, यानी यहाँ पर एक सर्किट आर्म हमें दी हुई है और हमें यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2-3 मेथड्स होते हैं, तो उनमें से एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने ए से स्टार्ट करना है, बी पर जाना है। अगर आप किसी पॉइंट से जाकर किसी पॉइंट पर रुक जाते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो आप ए से चले और बी पर जाकर रुके तो आपको मिलने वाला है वी ए माइनस वी बी, जिसको हम बोलेंगे वी ए बी, जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए ए से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी कंपोनेंट्स पड़ेंगे रास्ते में उन सबके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा उसको ऐड करना है। तो 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखिए वो होगा 6 × करंट की वैल्यू यानी 2 एम्पियर। बस यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना है कि करंट अगर आपकी डायरेक्शन में है तो उसका आप पॉजिटिव लेते हैं। अगर करंट हमारे यहाँ पर विपरीत होता, हम जा रहे हैं ए से बी पर और करंट आ रहा है बी से ए पर,
तो आप उसे नेगेटिव लेते यानी -2 मानते। तो अभी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो आप इसको पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, तो 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 6 × +2। ओके, आगे गए, सेल पड़ा। अब आप जब जा रहे हैं ऐसे बी की तरफ, तो सेल का पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ता है अगर, तो आप उसे लेंगे +12 वोल्ट। ओके, अगर नेगेटिव पड़ता तो आप लेते -12 वोल्ट। ओके, आगे गए, 9 ओम पड़ा, फिर प्लस 9 ओम की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, +2 से कर रहे हैं, क्योंकि करंट हमारी डायरेक्शन में है। आगे गए, नेगेटिव टर्मिनल पड़ा, यानी छोटे वाला बार पड़ता है तो नेगेटिव, बड़े वाला पड़ता है तो पॉजिटिव। तो पहले क्या पड़ा, छोटे वाला बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। तो हम इसे लिखेंगे -4, क्योंकि यहाँ पर 4 वोल्ट है बच्चों। आगे गए, 5 ओम का रेजिस्टेंस पड़ता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 × +2, और आगे गए बी पर पहुंच गए। तो देखिए इन सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 12 + 12 + 18 -4 + 10। तो आप इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये होगा 24, 24 में से 4 गया 20, 20 और 10 30, और 30 और 18 48, यानी कितना है स्टूडेंट्स, 48 वोल्ट। ओके, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, राइट। बच्चों समझ में आया आपके कैसे करना है। अब किसी भी आर में आप इस रूल को लगा सकते हैं, राइट। अगर आप करंट को नेगेटिव ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक और मेथड होता है कि अगर आप करंट को नेगेटिव लेते हैं, कि आप जिधर आप जा रहे हैं डायरेक्शन में अगर करंट उसका आप नेगेटिव लेते हैं, तो अगर सेल का पहले पॉजिटिव पड़ता है तो आप उसे -12 लेंगे, बस उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। वहां पर आप -12 ले लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, और उस केस में आपको VA - VB नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा VB - VA। तो ध्यान रखें, तो आप कोई एक रूल फॉलो करें, जैसे मैंने बताया आप इसको फॉलो करें, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, 48 वोल्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। यानी एक कंडक्टर में, मान लीजिए कंडक्टर वायर है, लेट्स से मैंने कहा ये एक वायर है बच्चों, AB वायर है एक। ओके, ये एक AB वायर है, राइट। तो कह रहे हैं इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एक्चुअल में उस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, या फिर प्रोटॉन्स और होल्स हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर A से B की तरफ एक करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, तो एक्चुअल में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो कंडक्टर्स में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब क्योंकि जो ये करंट होता है इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, इसको हम बोलते हैं बच्चों कन्वेंशनल करंट, क्योंकि कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है, राइट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ जाना चाहिए। अब क्योंकि कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पर होता है और प्रोटॉन्स होते हैं एटम्स में बाउंड, तो एक्चुअल में यहां पर प्रोटॉन्स फ्लो ही नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं करंट के अपोजिट। अब अगर यहां पर एक्चुअली में करंट की जगह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, फिर भी हम इसी करंट को क्यों मानते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशन ये है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो भले ही यहां पर नहीं कर रहा है हम उसे मानेंगे, राइट। अब एक्चुअल में यहां पर क्या फ्लो कर रहे हैं, एक्चुअल में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं लो पोटेंशियल से, यानी नेगेटिव से हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ। ओके, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, क्योंकि वो लूजली बाउंड होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन द गिवन सर्किट इज, यानी इस सर्किट में आपको यहां पर करंट की वैल्यू बतानी है बच्चों। ऑप्शंस देख लीजिए, 1 एम्पियर, 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, 12 एम्पियर, राइट। तो क्या ऑप्शन होगा यहां पर, जल्दी से करते हैं। इधर से मान लीजिए आई करंट आया, इधर से 2 एम्पियर गया, तो इधर से कितना जाएगा बच्चों, यहां पर अगर डिवाइड होगा ना इस नोड पर, अगर हम इसको ए नोड बोल दें, ऊपर गया 2 एम्पियर, तो नीचे कितना आएगा, ये आएगा नीचे I - 2 एम्पियर। कितना आएगा, I - 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकाल सकते हैं हम, यहां पर हम KVL अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो KVL अप्लाई करेंगे, अगर हम इसको बोल दें B नोड, तो लूप लेंगे हम ABA, राइट, यानी हम A से B पर जाएंगे, फिर B से हम वापस से A पर आएंगे। ओके, तो देखिए अगर हम A से जाकर A पर ही आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अभी हमने डिस्कस किया था ना, VA - VA मिलेगा, और VA - VA कितना होगा, 0 होगा। तो चलिए A से स्टार्ट करते हैं और वापस A पर आएंगे। A से चले, रास्ते में क्या कंपोनेंट पड़ा, बीच में एक रेजिस्टर पड़ा। अब रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमें यहाँ पर लिखना होगा।
तो कितना होगा 3 इंटू करंट जो फ्लो कर रहा है उसके अक्रॉस। अब करंट हमें पॉजिटिव लेना है, अगर हमारी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो करंट पॉजिटिव होगा, तो ये होगा +2। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3 ओम के अक्रॉस 3 इंटू +2। राइट, हम बी पर गए, बी से फिर दोबारा ए पर आ रहे हैं, तो रास्ते में एक और कंपोनेंट पड़ा 6 ओम का रेजिस्टर। तो 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, 6 ओम की मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है। कितना कर रहा है I-2। अब देखिए हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, करंट आ रहा है हमारे अपोजिट, तो इस बार करंट नेगेटिव होने वाला है। तो अगर हम करंट का नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2 - I। अभी है I-2, इसका आप नेगेटिव करेंगे क्या हो जाएगा 2 - I। तो 2 - I की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 - I, क्योंकि हमने करंट का नेगेटिव किया तो नेगेटिव करने से I नेगेटिव हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया। राइट, वापस से हम आए और ए पर पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर इस पाथ में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट पड़े, 2 रेजिस्टर। ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पर केवीएल अप्लाई किया। जल्दी से देखते हैं कितना आएगा, देखिए 3 to 6 और ये हो जाएगा 6 इंटू 12 और -6I। आ रही है बात समझे बच्चों, इक्वल टू 0। तो ये होगा देखिए 18, इट विल बी 18 -6I। ओके, और ये हो जाएगा बच्चों 6I इक्वल्स टू 18 और I कितना हो गया बच्चों, I हो गया 3 एम्पियर। यानी यहां से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 3 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इधर गया, तो यहां से कितना जाएगा बच्चों जल्दी से बताओ, यहां से हो जाएगा 1 एम्पियर। तो खैर हमें यहां पर बताना था टोटल करंट जो इधर से आ रहा है वो है 3 एम्पियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। क्या होगा, देखिए इतने सारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स के, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होता है बेस्ट रहता है एक सेल की ईएमएफ को मेजर करने के लिए। तो देखिए बेस्ट होता है सबसे ज्यादा पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर मेजर करता है ईएमएफ मोर एक्यूरेटली एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। राइट, तो मीटर ब्रिज तो बेसिकली हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं और एमीटर हम करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए या फिर ईएमएफ मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है वो मोर एक्यूरेटली मेजर करता है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर कुछ करंट ड्रॉ करता है लेकिन पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। राइट, पोटेंशियोमीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बहुत ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियोमीटर। राइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ। तो यहाँ पर कुछ लॉज दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बेसिकली किस बेसिक लॉ पर बेस्ड हैं, यानी कौन सा ऐसा बेसिक लॉ है जहां से ओरिजिनेट हुए हैं। राइट, जो इनका ओरिजिन है बेसिकली। तो आपको यहां पर याद रखना है बच्चों, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है यानी किरचॉफ करंट लॉ, वो एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उस पर बेस्ड है। ओके, और जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है यानी किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ लूप रूल या किरचॉफ मैश रूल, वो जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा बच्चों, यानी फर्स्ट लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है और सेकंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट में जरूर बताना ना भूलें कि आपने कितना स्कोर किया, कितने एमसीक्यूज आपने सही टिक किए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।